हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। गाइस यहाँ पे हम आईसीआर के लिए जो तैयारी करा रहे थे उसी के सीरीज में ये आपका एनसीईआरटी भूगोल यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 8th क्लास के होने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिएगा पूरी यहाँ पर भूगोल एक वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास रहेगा 8th क्लास की। 9th 10th की ऑलरेडी हमने करा रखी हैं सारी वीडियो, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न कहता है, जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वह है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चैप्टर है, एमसीक्यू के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, वो हो जाएगी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। जो बेसिकली सामुदायिक भूमि होती है उस पर किसका अधिकार होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है उसमें पूरे समाज का अधिकार होगा। जैसे बहुत जगह पे देखा होगा आपने कि बंजर भूमि पड़ी रहती है, तो उसमें क्या होता है, चारागाह वगैरह या फिर जितना अब पूरे समाज के लिए किसी का उस पर अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। रेगुर यहाँ पे लिखना आना चाहिए, ठीक है, रेगर लिखा है, कुछ जवाब नहीं। तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सबसे ज़्यादा कहीं पाई जाती है ये आपके गुजरात में पाई जाती है, याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। अब इनमें से जो कारक है वह मृदा निर्माण का कारक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, आपके अगर ऑप्शन इसमें देखिए तो क्या कहता है, मृदा का गठन। ठीक है, मृदा का गठन जो है मृदा निर्माण के कारक में नहीं आएगा, बल्कि समय, जीव पदार्थ, ये सब क्या है, ये आपके मृदा के घटक हैं, यानी कि निर्माण के घटक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इनमें से एक विधि है जो आप तीव्र ढाल होते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ी वगैरह है, पठार वगैरह, तो वहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त खेती वह कौन सी होती है, मृदा कौन सी होती है जिससे मृदा अपरदन रोका जाता है। तो याद रखेंगे वो आपका होता है यहाँ पर समोच्च रेखी जुताई। ठीक है, समोच्च रेखी जुताई करने से क्या होता है कि यहाँ की मृदा अपरदन नहीं होता है, यानी कि पानी के साथ मिट्टी नीचे नहीं गिरती है या फिर किसी अन्य कारणों के कारण भी मिट्टी नीचे नहीं गिरती है। तो समोच्च रेखी जुताई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या किस जिले में स्थित है। तो बैतला राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात यह है कि आप याद रखेंगे बैतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये झारखंड में स्थित है। और यह किस जिले में स्थित है, बेसिकली ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको हो जाएगा लातेहार, लातेहार जिले में आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। अगले प्रश्न की यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें कहता है कि शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती हैं। जो शंकुधारी वन होते हैं इनकी लकड़ियाँ कैसी होती हैं, तो याद रखेंगे ये कठोर और मुलायम होती हैं। क्योंकि कठोर और मुलायम क्यों होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो इसका पेड़ का आकार ही होता है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब शंकु आकार होते हैं ना। तो ये आपकी कठोर होती हैं और मुलायम होती हैं, दोनों तरीके की यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया कि विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। विश्व की कितनी परसेंट भूमि कृषि योग्य है, तो याद रखेंगे मात्र 11% भूमि पर खेती करी जाती है पूरे विश्व की अगर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के कितने परसेंट भूमि पर खेती करी जाती है, यानी कि कृषि योग्य है भारत की खेती। तो भारत की खेती जो है वो आपकी 67 है, ठीक है, क्या हो जाएगी, माफ कीजिएगा, 57% जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र है अपने भारत का। कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, 57%। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, हमें अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया कि मृदा निर्माण के कारक इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो मृदा निर्माण के जो कारक हैं बेसिकली इसमें कौन सा होता है, वो आपका हो जाएगा जलवायु। जलवायु पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अक्सर मृदा निर्माण भी आपका जलवायु पे ही डिपेंड करता है। जिस तरीके की जलवायु है, जैसे बहुत जगह पूरे भारत में हर जगह अलग अलग तरीके की खेती होती है, अलग अलग तरीके की वहाँ पर मिट्टी होती है, तो जलवायु इसका महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि भारत में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं। बेसिकली मिट्टी के कितने टाइप्स हैं अपने यहाँ भारत में, तो वो हो जाएगा 3। याद रखेंगे 3 प्रकार की मिट्टी अपने भारत में पाई जाती है। प्रश्न के अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है,
तो ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगी। दक्कन का जितना भी पठार है ये काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए होती है आपकी काली मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि समोच्च रेखी जुताई कहाँ पर करी जाती है। तो समोच्च रेखी जुताई की हमने अभी बात करी ही थी, तो वह कहाँ पे होती है, पर्वतीय ढाल पे। क्यों, मृदा अपरदन को बचाने के लिए। तो ये हो गया पर्वतीय ढाल पर समोच्च रेखी जुताई होती है। प्रश्न क्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि रक्षक मेखलाएँ कहाँ पाई जाती हैं। जो आपकी रक्षक मेखलाएँ हैं वो बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क प्रदेश जो होते हैं, जो ड्राई स्टेट हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं रक्षक मेखलाएँ। याद रखेंगे, रक्षक मेखलाएँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कैसी होती है। जो उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बल्कि चैप्टर ही अगला देखिए। तो गाइस अगला जो चैप्टर है वो रहेगा इम्पॉर्टेंट है उद्योग, ठीक है। उद्योग जो है अगला चैप्टर है हमारा। अब चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है। जो ग्रेट लैक्स है ये किन समूहों का नाम है, तो ये हो जाएंगी 5 झीलों का नाम है, ठीक है। 5 झीलों का समूह है जिसको ग्रेट लैक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कौन खनिज आधारित जो उद्योग नहीं है। खनिज आधारित उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिएगा, एक तो आपका इस्पात उद्योग हो गया, इसमें खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम उद्योग में खनिज की आवश्यकता होती है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में खनिज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखेंगे, खनिज जो है आपका इस्पात एल्युमिनियम के लिए, सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र नहीं है। अब सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी का मुख्य केंद्र नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बनारस। क्योंकि देखिए, आपका पुणे तो उसकी राजधानी कहलाती है, पुणे हो माफ़ कीजिए बेंगलुरु, और उसके बाद पुणे हो गया और नई दिल्ली हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। जो वन आधारित उद्योग नहीं है वह कौन सा होगा। एक तो देखिएगा आपका जो चीनी उद्योग है ना, ये वन आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। चीनी उद्योग वन आधारित नहीं है। बाकी अगर देख लेंगे, इसमें कागज उद्योग, लाह उद्योग, लाख की बात करें बेसिकली, और आयुर्वेद उद्योग, ये क्या है, ये सारे के सारे वनों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न क्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि संचार का साधन एक उदाहरण है। तो संचार के साधन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो संचार के साधन के काम आता है। प्रश्न क्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो हमने आपको बताया था अहमदाबाद, तो जापान का मैनचेस्टर ये ओसाका कहलाता है। क्या कहलाता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। किसको, आपके उद्योगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का ये आपका उद्योग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि उद्योग किस प्रकार की क्रिया है। तो एक उद्योग जो है वह किस प्रकार की क्रिया होती है, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी सेकेंडरी में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो, कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार से डिसाइड किए गए हैं। बेसिकली जो कच्चा माल है उसके आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है कच्चे माल के आधारित पर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है। जो उभरते हुए उद्योग हैं जिसमें आईटी हो गया, आपका मेडिकल क्षेत्र हो गया, उसको किस नाम से जानेंगे हम, तो वो आपके कहलाते हैं, एक तो सनराइज उद्योग, ठीक है। सनराइज का मतलब ही होता है यहाँ पे उभरते हुए उद्योग, ये सनराइज के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को जो है कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये उद्योग ये 1907 में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको आज शाम तक मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HL है, HL उसका
जो किसके अंतर्गत आता है, देखिएगा ये आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जो HL है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, क्या हो जाएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है, वो आपका हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सा जो उद्योग है उसको आधारभूत के नाम से जाना जाएगा, तो वो हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग जो है उसको हम आधारभूत उद्योग के नाम से जानेंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है, तो ये तो बेंगलोर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है। विश्व का जो मुख्य IT सेंटर है, यानी कि बेसिकली सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, वो कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका में है। याद रखेंगे, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग है वो हो जाएगा टिस्को। याद रखेंगे, टिस्को। अभी हमने देखा था कि कब यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है कि टिस्को किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब जो उद्योग हैं बड़े बड़े, वो सिंपल सी बात है, वो नदी के किनारे ही स्थित होंगे, तो वह हो जाएगी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो नदी है उस नदी के किनारे स्थित है टिस्को। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये उद्योग है तो इसको कोयला भी मिलता होगा, तो कोयला प्राप्त करता है ये झरिया रानीगंज से। कहाँ से, झरिया रानीगंज से ये कोयला प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो गाइस अगला चैप्टर देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन से प्रश्नों के यहाँ पे देखते हैं। इसमें से क्या है, कुछ डाटा रिलेटेड प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ पे रहते हैं। पूरे अगर विश्व की बात करें तो एशिया और यूरोप महाद्वीप है ना, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर विश्व के लगभग 75% लोग निवास करते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, तो गैस प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो कहता है कि विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। पूरे विश्व का अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो गैस देखिएगा, इसका जो लेटेस्ट डाटा है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, कितना हो जाएगा, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आप गूगल से चेक कर सकते हैं, ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है। तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस समय का विश्व का सबसे मतलब जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है। विश्व का जो तीसरा, आपको पहला दूसरा तो पता है कि पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो है कितना है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये कितने हैं, 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के हिसाब से डाटा है। प्रश्न संख्या अगला है कि अगला देखिएगा, इसमें ये झारखंड का हमको लेना नहीं है। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो होता है 11 जुलाई। याद रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। प्रश्न संख्या अगला है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अब इनमें से देखिएगा, तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक नहीं है वो आपका हो जाएगा रोजगार। रोजगार जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होता है। बेसिकली जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो उत्प्रयास के कारण कितनी देश या जनसंख्या जो है वो क्या होती है। जो उत्प्रयास होता है इसके कारण देश की जनसंख्या पे फर्क पड़ता है, तो जनसंख्या घटती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या क्या कहते हैं। जो प्रति 1000 महिलाओं पर जो पुरुष हैं तो उन पे जो जनसंख्या होती है महिलाओं की, उनको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा लिंगानुपात। जैसे कि बोला जाता है कि अपने भारत में 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वो बेसिकली डिफिनीशन होती है आपकी लिंगा अनुपात की। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे,
तो अगला जो चैप्टर है 8th क्लास की एनसीईआरटी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हो जाएगा खनिज और शक्ति संसाधन। क्या हो जाएगा? खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि किस खनिज को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली जब यहाँ पे निकाला जाता है ज़मीन से तो ये एकदम काला होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेट्रोलियम का कलर देखने को मिलता है ये कई प्रोसेस के बाद आपको देखने को मिलता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिएगा तो कहते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अब इनमें से देखेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, वो आपका हो जाएगा कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए ज्वारी, पवन ऊर्जा, ये क्या है, इनमें किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं होता है। कोयला क्या है? कोयला आपका खनिज है, ये एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा मिलना बहुत ही यहाँ पे इम्पॉसिबल सा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बायोगैस किन के विघटन से उत्पन्न होती है। तो जो बायोगैस है वो बेसिकली किन के विघटन से उत्पन्न होती है। तो देखिएगा बायोगैस प्लांट जो गांव वगैरह में लगे होते थे तो उनमें क्या होता था, एक तो आपका रसोई का अपशिष्ट जो कचरा होता है और दूसरा यहाँ पे गोबर उसमें डाला जाता है, तीसरा यहाँ पे जो मृत पौधे जंतुओं के अवशेष हैं, जैविक सामग्री है, वो सब इसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो बायोगैस के यहाँ पे उसका निकलती है। क्या निकलती है? बायोगैस निकलती है इन सभी के विघटन से। पर संख्या अगला देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि निम्न में के कौन सा लौह खनिज नहीं है। इसमें देखिए कौन सा लौह खनिज नहीं है, तो बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा लेड यानी कि सीसा, ये लौह नहीं है। बाकी तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज ये सब आपके खनिज है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर दबी सेलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जो सेल हैं जो पृथ्वी के अंदर, उनमें से अगर खनिज बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, वो आपका हो जाएगा खनन। खनन करके ही हम यहाँ पे अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं, कोई भी खनिज हो, कोयला हो, लोहा हो। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अधिक जब गहराई में खनिज होता है उसको निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहा जाता है कूपकी खनन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कूपकी खनन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है। यानी कि अयस्क का मतलब क्या होता है? जिनसे खनिज निकाला जाता है। तो टोटल कितने प्रकार के? टोटल यहाँ पे 100 प्रकार की एनसीईआरटी डाटा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है अगर आप बाहर से देखेंगे तो कितने प्रकार के अयस्कों को केवल खनिज समझा जाता है? मात्र 100 प्रकार के अयस्कों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि विश्व लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है। जो बेसिकली आयरन ओर का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि धात्विक खनिज पाई जाती है। तो जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। कहाँ? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि आयलिक चट्टान कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो अयालिक चट्टानें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? बेसिकली वो होती हैं रूपांतरित चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। पर संख्या अगला है कि नोवा मुंडी, किरीबुरू और अरी किस खनिज के प्रमुख खनन है। तो देखिएगा ये यहाँ पे किस चीज़ के हैं, तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए ये सब फेमस है, नोवा मुंडी, किरीबुरू, अरी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुसाविनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये देखिएगा ये खानों के नाम दिए हैं, जगहों के नाम हैं। तो मुसाविनी, राखा, घाटशिला ये तांबे के खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। मात्र एक राज्य जहाँ पर सोने का खनन किया जाता है वह हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही सोना पाया जाता है। पर संख्या अगला है कि झरिया किसके उत्पादन के लिए बहुत फेमस। तो झरिया जो है वो कोयले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। कि जो ज्वारी ऊर्जा होती है किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगी गैर परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत ज्वारी ऊर्जा यहाँ पर इसका स्रोत है। पर संख्या अगला है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कौन सा। सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पादक है विश्व का वह हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या। चलिए इसका राइट आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए
तो गाइस यहाँ पे जो अगला चैप्टर है वो हो जाएगा कृषि। तो यहाँ पे कृषि नाम से एक चैप्टर है आपके 8th क्लास की एनसीईआरटी में। तो प्राथमिक क्रियाओं का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिएगा जो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है वो कौन सा है, वो आपका जो बैंक है वो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। किस में आता है, ये टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीय सेक्टर में आता है। प्रश्न क्या अगला है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कहाँ पे, चाइना में। याद रखेंगे चाइना में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। प्रश्न क्या अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है तो उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं करने से क्या होता है, मनुष्यों की आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आर्थिक क्रियाएं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वो कितने प्रकार की हैं, तो वो हो जाएगा आपका टोटल 3। आर्थिक क्रियाएं टोटल 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहा गया कि भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है। तो भारत की जो 2/3 आबादी है, ठीक है, भारत की 2/3 आबादी वो टोटल यहाँ पर कितना है, 2/3 आबादी वो कृषि पे डायरेक्टली डिपेंड है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की ही भरण पोषण कर पाता है, यानी कि परिवार के लिए ही इतना उगा पाता है, तो उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि। याद रखेंगे, उसको मात्र निर्वाह कृषि कहा जाता है। प्रश्न क्या अगला है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है। तो विश्व का जो सबसे प्राचीन जो है ना प्रचलित पूरे विश्व में, वो हो जाएगा यहाँ पे चाय। चाय जो है पूरे विश्व में बहुत अच्छे से पी जाती है, डिफरेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन चाय तो चाय ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। जो चलवासी पशुचारण है इनमें से कौन सी प्रकार की खेती होती है, तो वो हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। कैसी हो जाएगी यहाँ पर, आदिम निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहा गया कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो मक्का का विश्व में उत्पादक राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का या जो कॉर्न होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बेसिकली इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा कि चाय की शुरुआत हुई थी चाइना से। याद रखें कहाँ से, चाइना से चाय की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो रोटी की टोकरी के नाम से हम जो जानते हैं वो हो जाएगा प्रेरी प्रदेश। ठीक है, ये प्रेगरी नहीं प्रेरी प्रदेश होगा। तो याद रखेंगे रोटी की टोकरी के नाम से हम प्रेरी प्रदेश को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेंगे। अगले में बोला गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। बेसिकली जो सुनहरा रेशा है इसके नाम से हम किसे जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पटसन। पटसन जो होता है वो सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। तो आई होप जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग पटसन को देखे होंगे, वरना सभी के मन में पटसन को लेके क्या आता है कि ये तो कपास की तरह होता उसी तरीके से लेकिन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो ये एक बार फिर से रिपीटेड है लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। तो विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है। पूरे विश्व में अब कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला और लास्ट चैप्टर इस बुक का यानी कि 8th क्लास की एनसीईआरटी का वो रहेगा आपका संसाधन। ठीक है, संसाधन एक्चुअली ये पहला है लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट में ला रहा हूँ संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन, इनमें से जो मानव निर्मित संसाधन है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। ये मानव के द्वारा ही बनाई जाएंगी कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन बेसिकली कौन कौन होते हैं, तो देखिएगा ये हो जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, जो जीवित होते हैं वो जीव जंतु जो जीवित होते हैं उन्हीं को जैव संसाधन कहते हैं। प्रश्न क्या अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरण है। ठीक है, याद रखेंगे अनवीनीकरण में से कौन सा है, वो हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी कि इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से जो है नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा ये आपका पेट्रोलियम। बाकी सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा ये सारे के सारे दोबारा प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा। जो नवीकरणीय करा जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से बोला कौन सा नहीं है, तो कोयला जो है ये आपका नॉन रिन्यूएबल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर वैसे संसाधन जिसका एक ही बार प्रयोग संभव हो और भंडार सीमित हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा अगर ख़त्म हो गए तो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये अनवीकरण कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। सभी जगह ऐसे संसाधन पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वव्यापक। सर्वव्यापी आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, मतलब पूरे विश्व में हर जगह, हर कहीं ब्रह्मांड तक की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा वो तो आप सभी को पता है, ये आपके हो जाएंगे वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, इनकी मात्रा हमको ज्ञात है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं। जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो होते हैं स्थानीय। यानी कि अगर आपके आसपास ही कोई चीज़ पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती, क्या कहेंगे, तो स्थानीय है हमारा। प्रश्न क्या अगला है कि प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रश्न क्या अगला हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी संसाधन है, तो इनमें से जो प्रौद्योगिकी संसाधन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित जो है वो प्रौद्योगिकी संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव जो संसाधन होते हैं, मैंने बताया था कि जीव जो होते हैं जैव और निर्जीव हो जाएंगे, कि जैव जो जीवित होते हैं और अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। प्रश्न क्या अगला है कि निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। अब इसमें से स्थानीय संसाधन कौन सा नहीं है, तो वो जल हो जाएगा। जल क्या होता है, आपको पूरे सर्वव्यापी मिलेगा पूरा, ठीक है, पूरे कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन जो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज है ये आपको कहीं कहीं ही मिलेगा जहाँ पर इसका जो खान होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है तो मानव संसाधन स्वयं में एक, तो मानव संसाधन स्वयं में एक क्या है, तो वो हो जाएगा संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन स्वयं में एक संसाधन है, तो राइट आंसर हो गया आपका सी वाला। तो गए देखिए हमने यहाँ पर एनसीईआरटी एंड 8th क्लास की हमने पूरी ख़त्म कर ली एमसीक्यू के फॉर्म में। तो अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।